आज का हमारा वीडियो है बेसिक स्ट्रक्चर पर। बेसिक स्ट्रक्चर सब जानता है केशव नंदा भारती केस से आया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर ये इवॉल्व कैसे हुआ आज हम ये जानेंगे। शंकरी प्रसाद केस 1951 जानेंगे, गोलकनाथ केस जानेंगे 1967 में जो आया था, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 जानेंगे और केशव नंदा भारती केस 1973 में जानेंगे, 1973 जानेंगे। ये जानेंगे हम एकदम सिंपल में, यानी बैकग्राउंड क्या था और रिजल्ट क्या था। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व कैसे हुआ था और फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन था वो कैसे रोका गया था और कैसे किया गया था। तो पहला है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में चैलेंज होता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये याद रखने वाली बात है कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में हुआ था। इसमें 9th शेड्यूल भी जोड़ा गया था, 31A 31B भी जोड़ा गया था। ये सब पढ़ने से पहले आप हमेशा दिमाग में रखिए कि सब लैंड रिफॉर्म को लेकर ही था। जितना भी केसेस हम पढ़ रहे हैं सब लैंड रिफॉर्म को लेकर था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में 9th शेड्यूल जो ऐड कर दिया गया, 31, 31B भी, 31A और 31B ऐड कर दिया गया। अब 9th शेड्यूल का मतलब ये था कि अगर कोई भी प्रोविजन 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था। ये 9th शेड्यूल का मतलब था। हालांकि जितना फर्स्ट अमेंडमेंट था सबको ही चैलेंज किया गया था। रिजल्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यानी कि जो वर्डिक्ट था वो था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। ठीक है, अमेंड कर सकता है और वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है आर्टिकल 368 के अंदर। आर्टिकल 368 प्रोसीजर देता है कि अमेंड पार्लियामेंट कैसे कर सकता है। ये एक प्रोसीजर है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पावर भी है। हालांकि इसका डिस्कस हुआ था गोलकनाथ केस में, लेकिन आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। अगर उसको लगता है कि ये लॉ जो है वो बहुत पुराना है, इसको थोड़ा सा इवॉल्व करना चाहिए, तो वो 368 के अंदर अमेंड कर सकता है। ये आर्टिकल 368 है। और आर्टिकल 13 के अंदर वो लॉ नहीं माना जाएगा जो 368 के अंदर अमेंड किया जाएगा। ठीक है, ये कहा था शंकरी प्रसाद के केस में। आर्टिकल 13 क्या? आर्टिकल 13 सिंपल लाइन में यही है कि अगर कोई भी कानून जो बाद में बनाया गया या एग्जिस्टिंग है जो बाद में बनाया गया, कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है तो वो नल एंड वॉइड होगा, यानी कि वो कानून माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 368 के अंदर कोई अमेंडमेंट होता है तो उस अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 के अंदर ही लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है गोलकनाथ केस 1967। इसमें सीधा शंकरी प्रसाद का उल्टा काम होता है। इसमें क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसका? इसमें 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 को चैलेंज किया जाता है। इसका सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देता है, मतलब क्या रिजल्ट देता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी के पास भी, यानी पार्लियामेंट के पास यह पावर नहीं है कि वो किसी से उसका फंडामेंटल राइट छीन ले। अब राइट टू प्रॉपर्टी 19(1)(f) में है, 19(1)(f) में है फंडामेंटल राइट। ये हो गया राइट टू प्रॉपर्टी था हम लोगों का, फंडामेंटल राइट था पहले, अब नहीं है, अब वो लीगल राइट है। तो ये फंडामेंटल राइट जो है वो कोई किसी से छीन नहीं सकता, पार्लियामेंट के पास यह पावर नहीं है। और अगर पार्लियामेंट जो 368 के अंदर कुछ भी अमेंड करेगा उसको आर्टिकल 13 के अंदर लॉ माना जाएगा। देखिए ऊपर पढ़िए और नीचे पढ़िए, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, वो 51 का केस है, ये 67 का केस है। उसके बाद आता है 24th अमेंडमेंट एक्ट। एक तरह से इसका बैकग्राउंड में देखिए लिखा गया है, रिएक्शन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर गोलकनाथ केस। यानी हो सकता है उस समय में जो पार्लियामेंट था वो ज्यादा चिड़चिड़ा भी था, तो उसको गुस्सा आ गया होगा, तो वो 24th अमेंडमेंट लेके आ जाता है। और 24th अमेंडमेंट में वो क्या करता है, आर्टिकल 13 और 368 को ही अमेंड कर देता है और ये बोल देता है कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास यह पावर है, वो लिख देता है पावर है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, यानी किसी का फंडामेंटल राइट भी ले सकता है, और वो लॉ नहीं माना जाएगा आर्टिकल 13 के अंदर। ये अब क्या हुआ, ये पार्लियामेंट अगर पास कर दिया तो ये एग्जिस्टिंग लॉ हो गया, ये एक लॉ बन गया। ठीक है, अब आता है, इसके बाद आता है केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस में कहा जाता है, इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका बैकग्राउंड था केरला गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा लैंड रिफॉर्म लेके आई थी, टू लैंड रिफॉर्म लेके आई थी, उसमें इनका जमीन चल जाता। ये एक मठाधीश थे केशव नंदा, इनका 500 एकड़ का जमीन था और मठ था, जो कि आर्टिकल 26 जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 26 में ये लिखा गया है कि कोई भी रिलीजियस जो प्लेस है उसको मेंटेन कर किया जा सकता है। जमीन जो जितना भी जमीन हो उसको मेंटेन करना है, वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 26 के अंदर। हाँ, अब इसका बैकग्राउंड तो आप समझ गए। इसका रिजल्ट क्या था ये देखिए, इसका रिजल्ट कितना अच्छा था। इसमें जो गोलकनाथ का केस था 1961 को 67 में, इसको ओवर रूल्ड किया गया।
हम कह सकते हैं कि ओवर रूल्ड किया गया, पर हम कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ओवर रूल्ड नहीं किया गया, बस भाषाएं जो है उसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, भाषा का डिफरेंस हो गया, जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गया। पर यहाँ पर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड कर देती है गोलकनाथ केस 1967 को। पार्लियामेंट कहती है कि कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट इम्पावर्ड है फंडामेंटल राइट लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकता, और बेसिक स्ट्रक्चर का डिफिनीशन ही नहीं दिया। ठीक है, अब आप सोचते रहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो केस टू केस वेरी करता है। अभी तक 52 है। केशव नंदा भारती केस से भी नो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था। जैसा कि आप फॉर एग्जांपल मान लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट हो गया, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ये बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। सेकुलर कैरेक्टर माना गया, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। फेडरल कैरेक्टर को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। ठीक है, ये सब चीज माना गया था। अब मिनर्वा मिल केस 1980 में बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया। जुडिशियरी रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। 52 है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम 52 बेसिक स्ट्रक्चर बताने लगेंगे, जो कि जनरली पूछा नहीं जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर केस टू केस वेरी करता है, इसका कोई डिफिनिट फॉर्म नहीं है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। शंकरी प्रसाद, सिर्फ आप एक एक लाइन बैकग्राउंड और रिजल्ट पढ़ लेंगे, आपको पूरा का पूरा केस क्लियर हो जाएगा। 24th अमेंडमेंट में आपने देख लिया कि 13 और 368 को ही अमेंड कर दिया गया। आर्टिकल 13 क्या है ये भी हमने बता दिया। आर्टिकल 368 क्या है ये भी हमने बता दिया। ठीक है, ये एकदम सिंपल वे था बताने का, और एकदम शॉर्ट पीरियड में आपके 3 केसेस और 1 अमेंडमेंट जो है वो क्लियर हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि जुडिशरी में, यूपीएससी में या किसी भी सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स में